आज हम कक्षा 9वीं के सामाजिक विज्ञान विषय प्रथम भाग भूगोल के इकाई 2.1 भारतीय उपमहाद्वीप का प्राकृतिक स्वरूप का अध्ययन करेंगे। पिछली कक्षा में हमने भारत के प्राकृतिक विभागों के बारे में पढ़ा था तथा यह भी समझा कि प्राकृतिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भारतीय उपमहाद्वीप एशिया महाद्वीप का एक विशिष्ट भूभाग है। लेकिन क्या इस उपमहाद्वीप का धरातलीय स्वरूप एक समान है? इस पाठ में हम भारतीय उपमहाद्वीप की भौगोलिक और धरातलीय बनावट में विभिन्नताओं तथा विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ इनकी उत्पत्ति और उनके भौतिक और मानवीय संबंधों की जानकारी भी हासिल करेंगे, जिनके कारण वर्तमान भौगोलिक और पर्यावरणीय परिदृश्य का निर्माण हुआ है। हमारे लिए यह भी जानना आवश्यक है कि अलग अलग भौगोलिक परिवेश में मनुष्य ने अपनी आजीविका और आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्राकृतिक संपदाओं का किस प्रकार उपयोग किया है। उदाहरण के लिए सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों का जनजीवन मुख्यतः कृषि पर आधारित है। छोटा नागपुर के पठारी प्रदेश में लोग कृषि के अलावा वन उत्पादन और खनन उद्योग पर अपनी आजीविका का निर्वाह करते हैं। थार के मरुस्थल और उत्तरी पर्वतीय इलाकों में रहने वाले कई समुदाय पशुचारण कर अपनी आजीविका चलाते हैं और समुद्री तटीय प्रदेशों के लोग मछलियों पर आधारित व्यवसाय से अपना गुजारा करते हैं। विज्ञान और तकनीकी का लगातार विकास हो रहा है, फलस्वरूप भौगोलिक और पर्यावरणीय स्थितियों में लगातार बदलाव हो रहे हैं। कुछ बदलाव पर्यावरण की दृष्टि से मानवीय विकास के रास्ते में प्रतिकूल समस्याएं पैदा कर रहे हैं। इन समस्याओं के निदान के लिए जरूरी है कि हम इन्हें सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक संदर्भ में समझें। भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर में स्थित पामीर की गांठ से कई पर्वत श्रेणियां निकलती हैं, जैसे हिंदुकुश, काराकोरम, कुनकुन, थ्यांगसान और हिमालय। प्रायद्वीप पठार की उत्तरी सीमा पर विंध्याचल और सतपुड़ा की पहाड़ियाँ स्थित है। उत्तर पश्चिम में अरावली श्रेणी है, पश्चिम में सह्याद्री पर्वत श्रृंखला और पूर्व में पूर्वी घाट की निम्न पहाड़ियाँ तथा पूर्वी समुद्र तटीय मैदान हैं। क्या ये सब दिखने में एक जैसी हैं या एक ही समय में बनी हैं? संरचना, शैल समूह और भू आकृति की भिन्नता के आधार पर भारत की भू संरचना को निम्नलिखित 5 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला। दूसरा, उत्तर का विशाल मैदान। तीसरा, प्रायद्वीपीय पठार। चौथा, समुद्र तटीय मैदान और द्वीप समूह। पांचवा, भारतीय मरुस्थल। आइए इन भू आकृति विभागों का अलग अलग अध्ययन करेंगे। 2.1.1 उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला। हिमालय पर्वत की उत्पत्ति। पृथ्वी के किसी भी भूभाग की धरातलीय बनावट और स्थलाकृतियों के बनने में पृथ्वी की 2 शक्तियों की प्रमुख भूमिका है। वे हैं अंतर्जनित और बहिर्जनित शक्तियाँ। भूकंप और ज्वालामुखी पृथ्वी के भीतर चलने वाली अंतर्जनित शक्तियों के परिणाम होते हैं, जो धरातल पर विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं। धरातल पर वायु, वर्षा, हिम, जल तथा तापमान की क्रियाएं सतत क्रियाशील हैं, जो धरातलीय स्थलाकृतियों में लगातार परिवर्तन लाती रहती है। इन्हें बहिर्जनित बल कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी का बाहरी आवरण पटल, जिसे स्थलमंडल कहते हैं, विभिन्न शैल खंडों से बना है। इन्हें प्लेट कहते हैं। पृथ्वी का धरातल 6 प्रमुख प्लेटों और कई छोटी छोटी प्लेटों से मिलकर बना है। ऐसी प्रमुख प्लेटों में से एक है भारतीय प्लेट। ये सभी प्लेट भूगर्भीय बल के कारण सरकती रहती हैं, यानी गतिशील है। सामान्यतः इनकी गति का हमें पता नहीं चलता है, क्योंकि सरकने की प्रक्रिया इतनी मंद गति से होती है कि हम केवल इसकी कल्पना ही कर सकते हैं, न कि अपने जीवन में इसे देख सकते हैं। ये कई वर्ष में कुछ सेंटीमीटर ही खिसकती है। करोड़ों वर्ष पहले भारतीय प्लेट
भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित थी। यह आकार में काफ़ी विशाल थी और ऑस्ट्रेलियन प्लेट इसी का हिस्सा थी, लेकिन यह प्लेट कई हिस्सों में टूट गई और ऑस्ट्रेलियन प्लेट दक्षिण पूर्व तथा इंडियन प्लेट उत्तर दिशा में खिसकने लगी और उत्तर में स्थित यूरोपीय प्लेट से जा टकराई। इन दोनों प्लेटों के बीच एक बहुत बड़ा सागर स्थित था जिसे टेथिस सागर कहा जाता है। टेथिस में दोनों प्लेटों पर बहने वाली नदियां द्वारा लाए अवसादों का जमाव काफ़ी समय से हो रहा था। सागर में जमा हो रहे अवसाद अत्यधिक दबाव के कारण धीरे धीरे ऊपर उठने लगे। इस तरह लगभग 5,50,00,000 वर्ष पहले हिमालय पर्वतमाला की उत्पत्ति हुई। इसलिए कहा जाता है कि हिमालय पर्वतमाला सबसे नवीन है, जबकि अरावली पर्वत सबसे प्राचीन है। आज जिस स्थान पर हिमालय खड़ा है वहाँ करोड़ों साल पहले सागर की लहरें उठती थी। इस तथ्य का प्रमाण यह है कि हिमालय के कुछ चट्टानों में आज भी समुद्री जीवों के जीवाश्म मिलते हैं। इंडियन प्लेट का खिसकना आज भी जारी है। हिमालय पर्वतमाला में कई समानांतर पर्वत श्रृंखलाएं हैं। इसमें पार हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक प्रमुख श्रेणियां हैं। जास्कार, लद्दाख और काराकोरम पर्वत श्रृंखलाएं पार हिमालय या ट्रांस हिमालय के अंतर्गत है। पश्चिम से पूरब तक फैली बृहद हिमालय या हिमाद्री श्रेणी नेपाल में अपने अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचती है, जहां विश्व की 14 सबसे ऊंची चोटियों में से 9 स्थित है। इनमें से प्रत्येक की ऊंचाई 7,900 मीटर से अधिक है। इनमें धौलागिरी, चोयू माउंट, माउंट एवरेस्ट, मकालू एवं कंचनजंगा प्रमुख हैं। माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर ऊंचा है। आंतरिक या मध्य हिमालय हिमालय भी कहलाता है। यह हिमालय पर्वत श्रृंखला का मध्यवर्ती भाग है। यह श्रृंखला उत्तरी पाकिस्तान, उत्तर भारत, नेपाल, सिक्किम, भूटान और अरुणाचल प्रदेश तक विस्तृत है। इसकी औसत ऊंचाई 3,700 से 4,500 मीटर तक है। शिवालिक हिमालय सबसे निम्न भूभाग है। शिवालिक का दक्षिण हिस्सा मैदान की ओर तीव्र ढलान वाला है और इसके उत्तर की ओर समतल भू वाली घाटी या बेसिन है, जिन्हें दून कहा जाता है। देहरादून ऐसी घाटी में बसा एक प्रमुख शहर है। हिमाद्री और पीर पंजाल के बीच स्थित खूबसूरत कश्मीर घाटी है। यह एक अंतर पर्वतीय घाटी है। इस घाटी से होकर सर्पाकार झेलम नदी जम्मू और कश्मीर के विशाल मीठे पानी और उलर झील से होकर बहती है। ऐसी घाटी जो चारों तरफ से पर्वतों से घिरा हुआ हो उसे अंतः पर्वतीय घाटी कहते हैं। कश्मीर की घाटी एक और अंतर पर्वतीय घाटी है। बर्फ की नदी हिमनद। अत्यधिक ठंडे प्रदेशों अथवा ऊंचे पहाड़ों पर पानी की बजाय हिम की वर्षा हिमपात होती है। इस वर्षा में हिम धुनी हुई रुई की तरह गिरता है, किंतु जमीन पर गिरने के बाद दबाव के कारण सघन हो जाता है और इसका कुछ अंश कठोर बर्फ का रूप ले लेता है। हिम क्षेत्र से बर्फ नीचे की ओर ढाल के सहारे खिसकता रहता है। इस खिसकते हुए बर्फ को हिमनद या ग्लेशियर कहते हैं। नदियों की तरह हिमनद भी घाटियों से होकर बहता है, अर्थात हिमनद बर्फ की नदी है जिसका स्रोत हिम क्षेत्र है। हिमालय में अनेक हिमनद हैं, जिनमें सबसे बड़ा गंगोत्री है। इसकी लंबाई 32 किलोमीटर है। खुम्बु हिमनद नेपाल के एवरेस्ट क्षेत्र में है। यह पर्वत की चढ़ाई का सबसे लोकप्रिय मार्ग है। वायुमंडल के बढ़ते तापमान के कारण हिमनदों के बर्फ पिघलने लगे हैं और उनकी लंबाई कम होती जा रही है। कश्मीर घाटी समुद्र तल से 1,850 मीटर की ऊंचाई पर पर्वतों से घिरी है।
कश्मीर घाटी, जिसे झेलम घाटी भी कहते हैं, लगभग 135 किलोमीटर लंबी और 32 किलोमीटर चौड़ी इस पर्वत मध्य मैदान का निर्माण झेलम नदी के द्वारा हुआ है। लेकिन यह भी आश्चर्य की बात है कि पर्वतों के मध्य इतने बड़े मैदानी क्षेत्र का निर्माण कैसे हुआ है। वैज्ञानिकों के अनुसार यहाँ कभी एक झील थी। एक बार भूकंप के कारण पहाड़ में दरार पड़ने से झील का पानी झेलम नदी में बह निकला। इस प्राचीन झील का अवशेष आज भी डल झील के रूप में मौजूद है। जम्मू और कश्मीर की राजधानी श्रीनगर इस घाटी में डल झील के किनारे बसी हैं। आपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए विश्वविख्यात कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय सैलानियों का यह एक प्रमुख केंद्र रहा है। भारत आने वाले अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों की भारी संख्या कश्मीर देखने के लिए आती हैं। डल झील में तैरते नाव के घर, उन्हें हाउस बोट कहते हैं, विशेष आकर्षण और यह यहाँ के लोगों की आजीविका का प्रमुख स्रोत भी है। कृषि के अलावा यहाँ कई प्रकार के उद्योग हैं, जैसे कालीन उद्योग, अखरोट की लकड़ी के फर्नीचर, बुनाई, कश्मीरी पश्मीना शाल, केसर आदि। करेवा, करेवा किसे कहते हैं? कश्मीर घाटी ऊंची पहाड़ियों से घिरा है। इसका धरातल तस्तरीनुमा है, जैसा कि हम इस चित्र में देख रहे हैं। हजारों साल पहले यहाँ बहुत बड़ी झील थी, जिसमें चारों तरफ की पहाड़ियों से कई नदी नालों का पानी बह कर आता था। ये नदी नाले अपने साथ लाए अवसाद, मिट्टी, गाद, क्ले आदि को कई सालों तक झील में जमा करते रहे। पृथ्वी की आंतरिक प्रक्रिया के कारण पीर पंजाल श्रेणी ऊपर उठने लगी, जिससे झील का पानी बहाकर निकल गया और इस पहाड़ी कगारों पर सीढ़ीनुमा खेत बने, जो खेती के लिए काफ़ी उन्नत है। इसे करेवा कहते हैं। यहाँ की क्षेत्रीय भाषा में इसे उद्रा भी कहते हैं। इस सीढ़ीदार भूमि पर बेशकीमती केसर या जाफरान की खेती होती है। केसर के फूल से वर्तिकाग्र को अलग किया जाता है तथा इसका उपयोग कई औषधि के लिए तथा जायकेदार खाना बनाने के लिए मसाले के रूप में करते हैं। कश्मीरी केसर दुनिया में मशहूर है। ये है केसर के फूल और इसके बीच में लगा हुआ परागण की तरह केसर। लद्दाख शीत मरुस्थल। जम्मू और कश्मीर राज्यों के पूर्वी भाग में एक शीत मरुस्थल लद्दाख स्थित है। यह थार की तरह गर्म मरुस्थल नहीं है, बल्कि शुष्क और ठंडा है। पथरीली जमीन और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच दूर दूर तक फैला बर्फ का सूखा मैदान है, जहां बारिश नाम मात्र की होती है। यहाँ के जीवन की परिस्थितियाँ छत्तीसगढ़ से बिल्कुल ही भिन्न हैं। खेती होती है, पर खेत छोटे छोटे हैं, क्योंकि ज़मीन पथरीली है और समतल भी नहीं है। ज़्यादातर लोग मटर, गोभी, आलू, गेहूँ या बाजरा उगाते हैं, जो अधिकांशतः घर में उपयोग होता है, बाजार में नहीं बेचा जाता। ऐसी कृषि जिसमें केवल इतनी ही उपज होती है जिससे घर की मूल ज़रूरतें पूरी हो सके, निर्वाह कृषि कहते हैं। यहाँ प्रमुख जानवर याक, डीमू, जोमो, घोड़े, गधे तथा भेड़ बकरियाँ हैं। जोमो गाय तथा याक के मिश्रित रूप है। डीमो याक का मादा रूप है। याक तथा जौ का उपयोग खेत जोतने के लिए किया जाता है। वहीं डीमो, जोमो भेड़ बकरियों से दूध निकालकर पनीर और मक्खन बनाया जाता है। गर्मियों में कुछ परिवार गांव की भेड़ बकरियों को लेकर ऊंचे चारागाहों में चले जाते हैं। सर्दियों में ऊंचाई पर ठंड बढ़ जाती है, तो वे पुनः गांव की तरफ लौट आते हैं। जानवरों के साथ मौसमी परिवर्तन के अनुसार होने वाले इस तरह के प्रवास को मौसमी प्रवास कहा जाता है। सर्दियों में जब कुछ खेती नहीं होती, तब भेड़ बकरियों की ऊन से महिलाएं वस्त्र बनाती हैं। ये लोग प्रकृति के साथ गहरा संबंध बनाकर जीते हैं तथा उपलब्ध किसी भी वस्तु को व्यर्थ नहीं जाने देते।
उत्तराखंड एक पहाड़ी गांव। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री की ओर जाने वाली रास्ते में 2500 मीटर की ऊंचाई पर एक गांव है वारसू। इस गांव में केवल 20 से 25 घर होंगे। पहाड़ों पर घर छोटा ही होता है। पहाड़ी इलाकों के समतल भूमि की कमी होने के कारण घर ढलानों पर बनाए जाते हैं। अधिकतर घर लकड़ी और मिट्टी से बने होते हैं। छतें ढलुआ होती हैं ताकि बारिश का पानी या बर्फ ज़्यादा समय तक जमा न रहे। प्लेटों की खपरें पत्थर की पटाल भी होती हैं। कुछ घरों की छत सपाट होती हैं ताकि सर्दियों में मक्का सुखाने तथा जानवरों का चारा रखने के उपयोग में लाया जा सके। ये है लद्दाख का एक गांव वारसू। हिमालय पर खेती लायक जमीन बहुत कम है। बस चौड़ी घाटियां और हल्के ढाल वाले पहाड़ों पर खेती की जा सकती है। जहाँ जहाँ ऐसी ज़मीन मिलती है वहाँ लोगों की बसाहटें हैं। इस कारण हिमालय में दूर दूर और छोटी छोटी बस्तियाँ पाई जाती हैं। खेतिहर भूमि की कमी के कारण पहाड़ों पर आबादी कम और बिखरी हुई है। मिट्टी पथरीली और जलवायु शीतोष्ण है। सर्दियों के महीनों में एक बार बर्फ जरूर गिरती है। वर्षा सामान्य होती है। बारिश के पानी से मिट्टी का कटाव बहुत ज़्यादा होता है। सीढ़ीनुमा खेतों की मदद से मिट्टी का कटाव रोका जाता है। हिमालय के लोग सीढ़ीनुमा खेतों में चावल मक्का सब्जियां और फल उगाते हैं। पहाड़ी खेतों में अनाज की पैदावार ज़्यादा नहीं होती है, पर आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इन खेतों में सब्जियां बहुत होती हैं। आपने पहाड़ी आलू और शिमला मिर्च के बारे में तो सुना ही होगा। इसी तरह सेब आलू बुखार खुबानी नाशपाती और चेरी जैसे फलों और सब्जियों की खेती पहाड़ों के ढलानों पर होती है। इन फलों को बड़े पैमानों पर बागानों में उगाया जाता है और उन्हें दूर दूर के बाज़ारों में भेजा जाता है। यहाँ अधिकांशतः सदाबहार यहाँ अधिकांशतः सदाबहार वन हैं जिनके पत्ते एक साथ नहीं झड़ते। इन पेड़ों की पत्तियों का उपयोग जानवरों के चारे के रूप में होता है और लकड़ी ईंधन के रूप में उपयोग में लाई जाती हैं। भोजन खेतों से प्राप्त उपज से पूरा हो जाता है। आय के लिए लोग मजदूरी करते हैं तथा जड़ी बूटी इकट्ठा करके बेचते हैं। आय के स्रोत के अभाव में युवा शहर में स्थित कारखानों की तरफ प्रवास करने लगे हैं। औरतें घर के काम के साथ साथ खेतों में भी काम करते हैं। पशुपालन और लोग वारसू गांव के आसपास के गांवों में जाड़ समुदाय खड़िरिया के लोग रहते हैं। इनका मुख्य व्यवसाय भेड़ व बकरी पालन है। प्रतिवर्ष गर्मी के दिनों में हिमालय की ऊपरी हिस्सों में रसीली और मुलायम घास उगती है। इसलिए वे लोग अप्रैल के महीने में अपने घर से सभी भेड़ों को चराते हुए चीन की सीमा तक चले जाते हैं। उन्हें पता होता है कि कौन कौन सा पहाड़ भारत की है और कौन सा चीन की सीमा में है। हिमालय की स्थलाकृति वनस्पति और मौसम के बारे में उनके पास बहुत अनुभव व ज्ञान होता है। इस यात्रा में कई बार उन्हें मौसम की मार भी सहनी पड़ती है। इसलिए वे अपने खाने पीने व रहने के लिए सभी सामान साथ लेकर चलते हैं। वे जुलाई अगस्त में नीचे उतरने लगते हैं तथा नवंबर तक अपने घर आ जाते हैं। यहाँ की घास जानवरों खासकर भेड़ों के चरने के लिए बहुत उपयुक्त है। पश्चिमी हिमालय में भेड़ मांस और ऊन के लिए पाली जाती है। इस कारण भेड़ पालन मुख्य व्यवसाय है। ठंड में जब हिमालय पर्वत में बर्फ जम जाती है और घास खत्म हो जाती है तब ये भेड़ें क्या चरती होंगी। तो ठंड के दिनों में पशुपालक अपने जानवरों के साथ हिमालय के निचले हिस्सों में आ जाते हैं। निचले हिस्सों में ठंड कम पड़ती है और चारा भी मिल जाता है। यहीं पर इन पशुपालकों के गांव भी हैं। यहाँ उनके मकान होते हैं और यहाँ वे खेती भी करते हैं। ठंड के महीनों में लोगों के घरों में ऊन कातने कंबल आदि बनाने का काम होता है। हिमालय के उद्योग धंधे। हिमालय की ऊंचाइयों पर बर्फ खूब पड़ती है जिसके पिघलने के कारण छोटे बड़े नदी नाले ढलानों पर तेजी से बहते हैं। इन नदियों के पानी का उपयोग बिजली उत्पादन में किया जा रहा है। पहाड़ी नदियों का पानी ढलानों पर पाइपों द्वारा तेजी से गिराया जाता है जिससे पन बिजली की मशीनें चलती हैं।
हिमालय में चूना पत्थर मिलता है। यहाँ के चूने के पत्थर के उपयोग से सीमेंट के कारखाने लगाए जा रहे हैं। चूना पत्थर की खदानों और सीमेंट कारखानों में लोगों को रोजगार मिलता है। सीमेंट की उपलब्धता के कारण पुल, बांध, घर, पनबिजली की केंद्र आदि बनाने में आसानी हो गई है। लद्दाख के परंपरागत उद्योग। पुराने हस्तशिल्प जैसे हथकरघे से बने कपड़े व शाल की बुनाई, कांसीदारी, लकड़ी की तराशी हुई सजावटी सामान आदि। इनके अलावा कागज़ की लुगदी से भी सुंदर डिजाइनदार सामान बनाए जाते हैं। ये सब छोटे घरेलू उद्योग हैं। हिमालय के पर्यटन क्षेत्र। पहाड़ी क्षेत्रों में कुछ वर्षों से पर्यटन व्यवसाय तेजी से फल फूल रहा है। देश और विदेश के लोग हिमालय की प्राकृतिक खूबसूरती का आनंद लेने और धार्मिक स्थलों की यात्रा के लिए यहाँ बड़ी संख्या में आते हैं। उनके ठहरने, खाने पीने के लिए होटल और लाने ले जाने के लिए मोटर, टैक्सी आदि से करने के व्यवसाय अब तेज़ी से विकसित हो रहे हैं। इस तरह के कामों में भी बहुत लोगों को रोजगार मिलता है। हिमालय में महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, हेमकुंड साहिब आदि। भूस्खलन एक गंभीर समस्या। हिमालय की चट्टानें बहुत कठोर नहीं हैं। जंगल कटने से तेज ढलानें टूट टूट कर गिरने लगी हैं और यह अब यहाँ की गंभीर समस्या बन गई हैं। कई बार तो गांव के गांव मलबे में दब जाते हैं, जिसमें जान माल का नुकसान होता है। सड़कों पर मलबा जमा हो जाता है, जिसके आवागमन रुक जाती हैं। भूस्खलन जमीन के खिसकने से कई बार नदियों का मलबा जमा हो जाता है, जिससे नदियों के मार्ग भी रुक जाते हैं और झीलें बनने लगती हैं, पर ये अस्थायी झीलें होती हैं। कुछ समय में पानी के दबाव से मलबे का ढेर टूट जाता है और पहाड़ के नीचे भागों में बाढ़ आ जाती हैं। पहाड़ पर जंगल कटने से मैदानों में भी तेज और भयंकर बाढ़ की समस्या पैदा हो गई है। पूर्वी हिमालय। पूर्वी हिमालय के राज्यों में कई कबीले जैसे नागा, मिजो, बोडो, मिसमी, मोनपा और तराओ रहते हैं। आइए इनके काम धंधों और रहन सहन को देखें। इस मानचित्र 2.7 पूर्वी हिमालय में देखने से पाते हैं कि हिमालय पर्वत का पूर्वी भाग बंगाल की खाड़ी से बहुत निकट है। बंगाल की खाड़ी की वाष्प भरी हवाएं इन पर्वतों पर घनघोर वर्षा करती हैं। यह प्रदेश विश्व के सबसे अधिक वर्षा वाले प्रदेश में से हैं, जिसके अधिकांश भागों में 300 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। विश्व में सबसे अधिक वर्षा मेघालय राज्य की मासिनराम में होती है। यहाँ पर हर साल औसत वर्षा 1187 सेंटीमीटर होती हैं। हम जहाँ रहते हैं वहाँ वर्षा लगभग 100 से 120 सेंटीमीटर तक होती है, यानी कि आपने यहाँ से लगभग 10 गुना से भी अधिक वर्षा मासिनराम में होती हैं। आइए देखते हैं मासिनराम। ये है मासिनराम, विश्व में सबसे अधिक वर्षा होने वाला क्षेत्र भारत में मासिनराम, पूर्वी हिमालय का यह क्षेत्र। झूम खेती किसे कहते हैं? झूम खेती एक स्थान से बदलकर दूसरे स्थान पर और बार बार बदल बदल कर की जाने वाली खेती को झूम खेती कहते हैं। झूम खेती के तरीके। झूम खेती करते समय इस बात का ख्याल रखा जाता है कि पेड़ पूरे न काटे जाएं, उनकी केवल टहनियाँ काटी जाती हैं ताकि पेड़ों की जड़ें मिट्टी को बांध कर रखें। इसके अलावा झूम खेती में हलों का प्रयोग नहीं किया जाता है ताकि मिट्टी बिखर कर कमज़ोर न हो और यह बहने नहीं। इस प्रकार झूम खेती के तरीकों से मिट्टी के कटाव को रोका जाता है। झूम खेती से क्या बदलाव हो रहे हैं? झूम खेती में अब एक ही खेत में धान, मक्का, ज्वार, तिल, सेम, प्याज, तंबाकू, शकरकंद, मिर्ची, कद्दू आदि पैदा की जाती हैं। झूम खेती के कारण वन नष्ट होते जा रहे हैं, जिससे पर्यावरण पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। उत्तर पूर्वी राज्यों में आदिवासी लोगों का विकास।
भारत के पूर्वी हिमालय में ऐसा कानून बना है कि बाहर का कोई व्यक्ति सरकार की अनुमति के बिना वहां जा भी नहीं सकता। जमीन आदि खरीदने की बात तो दूर है, इससे यहाँ के जमीन जंगल आदि पर बाहर के लोगों का कब्जा नहीं हुआ। यहाँ के कबीले स्वतंत्र रूप से विकास कर पाए। इस विकास में आधुनिक शिक्षा के विस्तार का बड़ा योगदान रहा है। आदिवासी युवक और युवतियां पढ़ लिखकर अपने प्रदेश की ऊंचे पदों पर पहुंच गए हैं और भारत के विभिन्न राज्यों में कार्यरत हैं। चाय के बागान। चाय अपने देश के शहरों में ही नहीं, गांव-गांव में भी पी जाती है। इसमें से अधिकांश चाय पूर्वी हिमालय से आती है। असम राज्य की निचली पहाड़ियों में चाय के बड़े-बड़े बागान हैं। चाय के पौधे की नई पत्तियों को तोड़कर उन्हें मशीनों से मसलकर काटा और सुखाया जाता है। चाय असम की प्रमुख व्यापारिक फसल है।